मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज न्यायपालिका की चर्चा करें। सरकार के तीसरे अंग के रूप में इसको स्वीकार किया गया है और तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा अंग है, यह कहा नहीं जा सकता। तीनों महत्वपूर्ण हैं। किसी भी देश के शासन के संचालन के लिए तीनों अंगों का होना आवश्यक है। तो न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका की भांति शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका भले ही एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलकर के काम करें, लेकिन न्यायपालिका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के साथ मिल नहीं सकती। उसका एक पृथक अस्तित्व होता है और इसीलिए कई बार न्यायपालिका को शासन का अंग नहीं माना जाता, क्योंकि न्यायपालिका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सर्वथा यह मुक्त रहता है। देखें, इस न्यायपालिका के बारे में कुछ विचारकों ने कुछ बातें कही हैं। जैसे गार्नर कहता है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कितनी गूढ़ बात उसने कही कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तो सभी जगह रहते हैं, लेकिन यदि न्याय विभाग स्वस्थ नहीं है तो वहां पर एक सभ्य राज्य को स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर लास्की कहता है न्याय विभाग का गठन, न्याय विभाग का कार्य, उसकी कार्य करने की प्रक्रिया किसी राज्य के नैतिक स्तर को निर्धारित करता है कि जिस देश की न्यायपालिका के कार्य करने का ढंग, उसकी प्रकृति, उसकी नियुक्ति, उसका तमाम प्रकार के सब चीजें जैसी होंगी, उसी प्रकार से उस राज्य के लोगों का व्यवहार का, सभी चीजों का चरित्र होगा। तो राज्य के नैतिक स्तर को यदि नापना है तो न्याय विभाग के स्तर को आप देख सकते हैं। ब्राइस कहता है कि किसी राज्य की उत्तमता की कसौटी न्याय विभाग की कुशलता से है। ब्राइस आगे कहता है यदि घोर अंधेरे में न्याय का दीपक बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहन होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो महत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अतिरेक को रोकता है, गलत कार्यों को रोकता है, सही काम करने वाले के पक्ष में बात करता है, वह निष्पक्ष होता है। और न्यायपालिका जितना निष्पक्ष होगा, उस देश की पूरी व्यवस्था भी उसी प्रकार से अच्छी होगी। तो न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। इस न्यायपालिका के कौन कौन से सिद्धांत हैं? देखें, कुछ सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किसी देश की न्यायपालिका को काम करना चाहिए। विशेष करके प्रजातांत्रिक देशों में ये न्यायपालिका के सभी सिद्धांतों को प्रायः स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहां पर कि तानाशाही या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर इन सिद्धांतों का पालन प्रायः नहीं किया जाता। तो देखें कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके। सबसे पहला है कानून के समक्ष समानता। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कानून का उल्लंघन जिसने भी किया उसको वही सजा मिलेगी, चाहे किसी भी पद पर वह व्यक्ति क्यों न हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक सामान्य सा अदना सा व्यक्ति हो। यदि समान प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें सजा भी समान मिलेगी। तो कानून के समक्ष समानता यही है। दूसरा है दोषी घोषित होने तक बेकसूर। जब तक किसी व्यक्ति को न्यायपालिका मुकदमा चला करके अपराधी घोषित नहीं कर देता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति बेकसूर माना जाता है। और इसीलिए आज हमारे देश में देख लीजिएगा, ऐसे हजारों राजनीतिक नेता मिलेंगे जिनके विरुद्ध सैकड़ों केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, काम केस चल रहे हैं, लेकिन वे चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं और देश और राज्यों का शासन संचालित करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका उनको अभी तक दोषी घोषित नहीं किया है। तो जब तक उनको दोषी घोषित नहीं किया जाएगा और जब तक उनको बचाव का अवसर नहीं मिलेगा,
तब तक न्यायपालिका आगे की कार्यवाही नहीं करता। तो केवल दोषी घोषित करना ही नहीं है, दोषी घोषित करने के पहले मुकदमा चलना है और मुकदमा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा पूरा अवसर दिया जाता है। और जब न्यायपालिका अच्छी तरह से देख लेता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको सजा देता है। यदि उसने अपराध नहीं किया है, यदि उसने गलत नहीं किया है, उसको बाइज्जत बरी कर देता है। तो जब तक न्यायपालिका किसी व्यक्ति को मुकदमा चला करके अपराधी घोषित नहीं कर देता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति मासूम माना जाता है, बेकसूर माना जाता है। तीसरा है, निरपराध को सजा नहीं। भले ही 100 दोषी व्यक्ति छूट जाए, लेकिन एक भी निरपराध को दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये न्यायपालिका का सिद्धांत है। मतलब 100 भले ही अपराधी छूट जाए, लेकिन एक व्यक्ति भी निरपराध है, उसको सजा नहीं दी जा सकती। फिर दोबारा दंड नहीं। दोबारा दंड के बारे में आप जानते हैं, जैसे आपने फिल्म देखा होगा अंधा कानून। अंधा कानून में एक चरित्र किसी व्यक्ति की हत्या के आरोप में सजा भुगत लेता है। जब सजा भोग करके वो बाहर आता है, उसको वह जिंदा देखता है, तो फिर उसकी हत्या कर देता है और न्यायपालिका के सामने कहता है कि मैं जिस अपराध के लिए पहले ही सजा भुगत चुका हूं, उसी अपराध के लिए आप दोबारा मुझे दंड नहीं दे सकते। अंधा कानून आप देख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। फिर तत्कालीन कानून का उल्लंघन एक महत्वपूर्ण बात है। किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब घोषित किया जा सकता है जब वह तत्कालीन समय में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन किया। यदि उसने ऐसा कोई कार्य किया, आपने अपने मन से समझ लिया कि वो अपराध है, गलत काम किया है, और उसके कुछ दिन के बाद या कल परसों उसके अपराध घटित होने के बाद, वह घटना घटित होने के बाद यदि आप कानून बना करके पिछली तारीख से लागू करते हैं तो गलत होगा। कानून हमेशा आज से लागू होता है, पिछले कल से लागू नहीं होता, यस्टरडे से लागू नहीं होता, टुमारो से लागू होता है। तो कोई भी कानून जब भी बनेगा उस तिथि से आगे की तिथियों में लागू होगा, पिछली तिथियों को कवर करते हुए लागू नहीं होगा। तो तत्कालीन कानून का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तभी उसको सजा दी जा सकती है। फिर खुली कार्यवाही। न्यायपालिका की समस्त कार्यवाहियां खुली होती हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर कार्यवाही को देख सकता है। खुली कार्यवाही होती है, कोई बंद कमरे में कार्यवाही नहीं होती। फिर है बचाव का अवसर। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अपराधी, प्रत्येक आरोपी को बचाव का पूरा पूरा अवसर मिलता है। और जब तक बचाव का अवसर नहीं मिलेगा तब तक न्यायपालिका आगे काम नहीं करता। न्यायपालिका कहती है कि यदि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं तो शासन की ओर से उसको वकील उपलब्ध कराया जाता है। वह वकील फिर उस आरोपी के पक्ष में दलील देता, तर्क देता है। और आखिरी है, क्रूरता पूर्वक दंड नहीं दिया जा सकता। प्रजातांत्रिक देशों में एक पैटर्न स्थापित हो चुका है कि किसी भी अपराधी को, चाहे बड़े से बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको क्रूरता पूर्वक दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे पत्थर फेंक करके किसी की हत्या करना, गोली मार देना, जहर का प्याला देना या जहर का इंजेक्शन लगाना, इस प्रकार से कुछ सिद्धांत हैं उसके। और इसको यह माना गया है कि ये क्रूरता पूर्वक दंड है और क्रूरता पूर्वक दंड किसी को नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में जब श्रीमती गांधी के हत्यारे को, दो हत्यारे थे, एक जीवित रह गया था, बाकी एक तो उसी समय गोली मार दिया गया था। जो दूसरा जीवित हत्यारा था उसके विरुद्ध मुकदमा चला, जिला न्यायालय से फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मृत्युदंड की पुष्टि कर दी। और लास्ट मोमेंट में उस मृत्युदंड के विरुद्ध वकील श्री राम जेठमलानी ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करके ये कहा था कि यह जो फांसी की सजा मृत्युदंड देने की, फांसी के द्वारा मृत्युदंड देने का जो प्रावधान है उसमें क्रूरता है, इसलिए मेरे मुवक्किल को आप इसमें आप दंडित नहीं कर सकते। हैंग टिल डेथ, फांसी पर आप नहीं लटका सकते। तो उसके चलते सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा उस केस की सुनवाई की। मतलब कि मृत्युदंड के जो भी प्रावधान है, जो भी प्रकार हैं, उसके माध्यम से उसको सुनवाई की। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि मृत्युदंड के जितने भी तरीके हैं उनमें
फांसी के द्वारा गले में फांसी का फंदा लटका करके किसी अपराधी को मृत्यु दंड देना अन्य उपायों की तुलना में क्रूर कम है, उसमें क्रूरता कम है और इसीलिए उसने आखिर फिर उसको मृत्यु दंड की सजा दी गई। तो ये न्यायपालिका के सामान्य सिद्धांत हैं। प्रजातांत्रिक देशों में इन सिद्धांतों का पालन होता है, हमारे देश में भी इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अब देखें नियुक्ति या निर्वाचन, इसको दो प्रकार हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए या निर्वाचन होना चाहिए। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति की पद्धति को न्यायाधीशों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अंदर और की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए, इसके बारे में कुछ पद्धतियां दुनिया के विभिन्न देशों में हैं। हमारे देश में भी है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करना है तो एकदम से राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया, नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं। इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अधीन किसी व्यक्ति को न्यायपालिका के पद पर नियुक्त किया जाता है और नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। दूसरा है निर्वाचन। निर्वाचन भी दो प्रकार के हैं, एक जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को न्यायाधीशों की निर्वाचन की सर्वश्रेष्ठ निकृष्ट पद्धति माना गया है कि जहां पर न्यायाधीशों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा वहां पर न्यायपालिका से निष्पक्षता की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि निर्वाचन होगा तो फिर वहां चुनावी दांव पे तेरी मेरी सब तमाम चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ देशों में यह व्यवस्था की गई है कि व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। यह पद्धति भी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ देशों में इसको स्वीकार किया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड में विधायिका के द्वारा मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है, वहां पर नियुक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन जो स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है उसको एक अच्छी पद्धति माना गया है। और कुछ जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन सीनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो सीनेट में जहां कोई प्रस्ताव आता है तो वहां पर भी थोड़ी बहुत दांव पेच चलती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन की पद्धति को उचित नहीं माना जाता, सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था को अच्छा माना जाता है। अब न्यायपालिका के कार्य, सबसे पहला है न्याय करना। दो पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष, दोनों की बातों को सुनना, दोनों के वकीलों के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनना, दिए उपस्थित किए गए साक्ष्य को देखना, गवाहों की पूरी बातें सुनना, उसके बाद उस विषय पर निर्णय देना, न्याय। दूसरा है संविधान और कानून की व्याख्या करना। पूरे देश में न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसी संस्था होती है जो संविधान और कानून की व्याख्या करती है। और इतना ही नहीं, न्यायपालिका किसी भी मुकदमे पर जब अपना फैसला सुनाती है, जब अपना निर्णय सुनाती है, तो न्यायपालिका के द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय कानून होता है। उसको जज मेड लॉ कहते हैं, न्यायाधीश निर्मित कानून कहते हैं। प्रत्येक मामले में, प्रत्येक मुकदमे का फैसला जब न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है तो उसका प्रत्येक निर्णय कानून के समान मान्य होता है, पूरे देश में मान्य होता है। तीसरा है विवादों का समाधान। कई प्रकार के विवाद आते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, अनेक प्रकार के विवाद लोगों के बीच, संगठनों के बीच, समूहों के बीच हो सकते हैं, राज्यों के बीच हो सकते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के विवादों का समाधान यहाँ पर समाधित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और ये विवादों का समाधान करता है। राजनीतिक मामले यहाँ पर पेश नहीं किए जाते, लेकिन राजनीतिक मामलों में भी देखो कानूनी तत्व निहित है तो उसके आधार पर न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो विवादों का समाधान करना। फिर सरकार के कार्यों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। सरकार जितने भी काम करती है, सरकार के कार्यों को आप न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। सरकार कोई भी कानून बनवाए, कोई भी काम करे, कोई भी नीतियां बनाए, आप उसको न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। न्यायपालिका दोनों पक्षों पर विचार करके फिर अपना निर्णय देती है और इस प्रकार से सरकार के कार्यों को औचित्य पूर्णता प्रदान करती है कि सरकार के द्वारा किया गया कार्य अच्छा है या अच्छा नहीं है। फिर मौलिक अधिकार की रक्षा, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है न्यायपालिका का कि न्यायपालिका विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख,
ये 5 प्रकार के लेखों को जारी करके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसलिए न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और आखिरी है कानूनी परामर्श। अभी न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में तो अभी चर्चा करेंगे। 7वां है कानूनी परामर्श। जब ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि सरकार के सामने कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि काम करें या न करें, कहीं गलत न हो जाए, इसलिए सरकार के द्वारा न्यायपालिका से कानूनी परामर्श लिया जाता है। यद्यपि कार्यपालिका इन परामर्शों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ऐसे मामलों में कानूनी परामर्श देती है और उन परामर्शों को प्रायः कार्यपालिका के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। एक बढ़िया सा आपको उदाहरण देता हूं। 1974 में 1974 में भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होना था और उस समय गुजरात की विधानसभा भंग थी। तो राष्ट्रपति के सामने यह समस्या आई कि जबकि एक विधानसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है? आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और गुजरात की विधानसभा भंग थी। तो राष्ट्रपति के सामने, सरकार के सामने यह समस्या आई कि अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव समय पर होना चाहिए, भले ही कोई विधानसभा भंग हो या भंग न हो, समय पर होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि किसी राज्य की विधानसभा यदि भंग हो तो भी आप राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसी प्रकार से जैसे कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में कोई सीट खाली है, तो क्या खाली रहने सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते? क्या चला सकते हैं। तो इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से यदि कानूनी परामर्श न्यायालय से लिया जाता है तो अनावश्यक मुकदमेबाजी से रक्षा होती है। यह है न्यायपालिका के कार्य। इसमें एक बचा हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन, इसकी चर्चा अभी करते हैं। इसमें एक बिंदु आता है कानून का शासन। कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की आधारशिला है और इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या डायसी के द्वारा की गई है। कानून का शासन का मतलब क्या होता है, इसके 3 अर्थ डायसी ने बताए हैं। एक, कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। कानून का शासन, थोड़ा सा गौर करिएगा, कानून का शासन, व्यक्ति का शासन। यदि कानून का शासन होगा तो सब के सब कानून के द्वारा शासित होंगे। यदि व्यक्ति का शासन होगा तो व्यक्ति मनमानी कर सकता है, कानून मनमानी नहीं करेगा। तो किसका शासन? कानून का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। तो ये कानून का शासन एक। दूसरा है कानून के समक्ष समानता। यदि समान अपराध किया गया है तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, दोनों को सजा समान मिलेगी। एक कानून के समक्ष समानता है। और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को जेल में तब तक नहीं रखा जा सकता, मतलब किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसके विरुद्ध प्रक्रिया का पालन करते हुए मुकदमा चलाया नहीं जाता और उसको दोषी घोषित नहीं किया जाता। मतलब जब तक न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित न कर देवे, अपराधी घोषित न कर देवे, तब तक किसी व्यक्ति को जेल की सजा नहीं दी जा सकती। ये इसके 3 अर्थ हैं और ये तीनों ही अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत के संविधान में कानून के शासन को स्वीकार किया गया है। फिर अब आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन कहना चाहिए यह न्यायपालिका की जान है, न्यायपालिका का प्राण है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि यदि कोई कानून, यदि विधानसभा के द्वारा, यदि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कोई कानून, कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई कार्य संविधान के विपरीत हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। यही है न्यायिक पुनर्विलोकन। देश में अनेक प्रकार के कानून बनते हैं। इन कानूनों को संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
कार्यपालिका सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। कार्यपालिका के द्वारा किया गया कोई कार्य या उसके द्वारा जारी किया गया कोई आदेश निर्देश यदि संविधान के विपरीत हो तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका प्रारंभ कहां से हुआ, यद्यपि इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के संदर्भ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसको रिपीट करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, देखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। घटना क्या थी? घटना यह थी कि पहले शुरुआती दौर में अमेरिका का राष्ट्रपति 4 जनवरी को शपथ लेता था, पद ग्रहण करता था। तो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, वहां के दूसरे राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के कार्यकाल का आखिरी तारीख था 3 जनवरी 1801। तो 3 जनवरी 1801 को जॉन एडम्स राष्ट्रपति ने मार्बरी नाम के एक व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। 3 जनवरी 1801 आखिरी दिन में अपॉइंटमेंट लेटर पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और 4 तारीख को उसका कार्यकाल खत्म हो गया। नया राष्ट्रपति आए। नया राष्ट्रपति का नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने 4 मार्च 1801 को पद ग्रहण किया, पदभार संभाला और उसने मेडिसन को अपना सचिव बनाया। मेडिसन ने देखा कि मार्बरी का अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ है, डिस्पैच नहीं हो पाया था, भेजा नहीं जा सका था, अपॉइंटमेंट लेटर टेबल पर पड़ा हुआ था। तो मेडिसन ने क्या किया, उस अपॉइंटमेंट लेटर को दबा करके रख दिया, उसको इश्यू नहीं किया। कुछ दिनों के बाद जब मार्बरी को पता चला कि जॉन एडम्स ने उसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है, तो उसने इंक्वायरी की। मेडिसन के पास पहुंचा। मेडिसन ने कहा नहीं है, जाओ, जो गया गया। अब इस विषय को लेकर के मार्बरी ने सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया और जब उसने केस दायर किया तब तक अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में जॉन मार्शल मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुके थे। जॉन मार्शल, ये अमेरिका में अभी तक जितने भी न्यायाधीश बने हैं, जितने भी सर्वोच्च न्यायाधीश बने हैं, सर्वाधिक लंबे समय तक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायाधीश के रूप में इनको, 1 नंबर के न्यायाधीश के रूप में इनको माना जाता है। जॉन मार्शल 1801 से 1835 तक, मतलब 35 साल तक अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो 1801 में इन्होंने पद संभाला मुख्य न्यायाधीश का और इन्होंने इस केस की पूरी सुनवाई की। 2 वर्षों तक सुनवाई करने के बाद 1803 में जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये इसकी कहानी है। जॉन मार्शल ने क्या कहा उसको देखिएगा। उसने कहा, ये इसमें तारीख वगैरह पूरा डला हुआ है, इस केस को कहते हैं मार्बरी बनाम मेडिसन। मार्बरी जो न्यायाधीश नियुक्त हो रहा था और मेडिसन सचिव जो इसके नियुक्ति के खिलाफ था। तो जॉन मार्शल ने कहा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और इसलिए देश का सर्वोच्च कानून होने के नाते जितने भी कानून बनते हैं सभी कानूनों को संविधान के अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान देश का मौलिक कानून माना जाता है। इसलिए जो भी कानून बनते हैं सभी कानूनों को संविधान के अनुकूल होना चाहिए। उसने दूसरी बात कही, संविधान संशोधन अकेले कांग्रेस नहीं कर सकती, उसमें राज्यों को भी हिस्सा दिया गया है। मतलब यह हुआ कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, अकेले केंद्र सरकार उसको बदल नहीं सकती, राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है। इसलिए संविधान देश का मौलिक कानून है, सर्वोच्च कानून है, उसके अधीन सबको रहना पड़ेगा। तीसरी बात उसने कही, संविधान का मतलब होता है निश्चित सीमा। कोई भी कानून
प्रत्येक कार्य की सीमा निर्धारित करता है। कानून है मतलब सीमा है, कानून नहीं मतलब असीम है। तो कानून जो है प्रतिरोध का काम करता है, और संविधान है मतलब कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो संविधान है यह मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शासन के जितने भी अंग हैं सबकी शक्तियां, सबकी सीमाएं हैं, और वो उन अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए काम कर सकती हैं, सीमा के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। और यदि सीमा के बाहर जाकर काम करने की कोशिश करती हैं कोई भी अंग हो, तो उनको रोकना न्यायालय का काम है। संविधान मतलब कानून, कानून का मतलब सीमा। तो प्रत्येक अंग की सीमा निर्धारित की गई है, और उस सीमा के अंतर्गत प्रत्येक अंग को रहना चाहिए। और यदि कोई नहीं रहता है, सीमा का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका का दायित्व है कि वह ऐसे लोगों को, ऐसे कार्यों को रोके और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखे। फिर फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार स्वयं अपने आप में सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं कि कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, कानून बनाकर कम नहीं कर सकती। यदि करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन करने का पड़ेगा मतलब यह हुआ कि अकेले केंद्र सरकार सब काम नहीं कर सकती, राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो मौलिक अधिकार स्वयं एक सीमा का काम करते हैं। और है न्यायपालिका की जिम्मेदारी। न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति जब न्यायाधीश के पद की शपथ लेता है तो वह संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। इसलिए जॉन मार्शल ने कहा कि न्यायाधीश अपनी शपथ से बंधे हुए हैं। उनकी शपथ होती है, मैं न्यायालय में संविधान की रक्षा करूंगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह दायित्व है कि वह ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर देवे जो संविधान के विपरीत हों। और इस प्रकार से न्याय पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उसने, जॉन मार्शल ने कहा कि मार्बरी को अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने, जॉन मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कहना न होगा कि आज हम अमेरिका के संविधान को जो 235 वर्ष का हुआ मानते हैं, इसकी रक्षा करने में सबसे अधिक योगदान यदि किसी संस्था या संगठन का रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के रहते अमेरिका का संविधान आज भी चल रहा है। और कहना होगा यही चीज हमारे भारत में भी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता भारत में तो भारत का संविधान कब का समाप्त हो चुका होता। इस न्याय पुनर्विलोकन में दो प्रकार की चीजें सम्मिलित की जाती हैं। एक है, इसके दो सिद्धांत हैं, एक है वैधिक प्रक्रिया और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ये दोनों चीजें क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या वैधिक प्रक्रिया, यह अमेरिका में प्रचलित है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ जब किसी कानून की संवैधानिकता को अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो न्यायाधीश उस कानून का परीक्षण करता है। परीक्षण किस आधार पर करता है? न्यायाधीश सोचता है कि वह कानून तार्किक, वैधानिक है या नहीं है, मतलब कानूनी दृष्टिकोण से सही है या नहीं है, तर्कपूर्ण है कि नहीं, तर्क की दृष्टि से कानून सही है या नहीं, फिर निष्पक्ष है या नहीं, और बौद्धिक मापदंड के आधार पर सही है या नहीं है, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक न्याय इसके अनुरूप है या नहीं। मतलब प्रत्येक कानून को न्यायाधीश हर दृष्टि से ठोक बजाकर पीट करके यह देखता है कि कानून सही है या गलत है। यह उस न्यायाधीश के बौद्धिक स्तर को स्थापित करता है कि न्यायाधीश कितने उच्च बौद्धिक स्तर का है, और वह न्यायाधीश अपने बौद्धिक पैमाने के आधार पर उस कानून का परीक्षण करता है। और यदि न्यायाधीश यह देखता है कि वह कानून इस दृष्टि से ठीक नहीं है तो वह उस कानून को अवैध घोषित कर देता है। यह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैधिक प्रक्रिया। मतलब जब न्यायाधीश के सामने किसी कानून के परीक्षण की बात आती है तो न्यायाधीश पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के बिना किसी बाहरी दबाव के उस कानून का परीक्षण करता है और देखता है कि हर दृष्टि से
प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक सत्य, तमाम सदाचार के नियम, नैतिकता, तमाम प्रकार से वो परीक्षण करके वह देखता है कि कानून सही है या गलत है। सही है ओके, सही नहीं है कहीं पर भी उसको थोड़ा सा लगा न्यायाधीश को, तो उस कानून को वह अवैध घोषित कर देता है। यह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें न्यायाधीशों की मनमानी स्थापित हो जाती है। जब 1947 में भारत का संविधान बन रहा था, तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव अमेरिका गए थे, वहां की न्यायपालिका की कार्यवाही के बारे में कुछ चीजें जानने, पता लगाने, इसके बारे में। तो डॉक्टर BN राव वहां के मुख्य न्यायाधीश से मिले। मुख्य न्यायाधीश से उन्होंने कहा कि हम अपने देश में, भारत में एक नए संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम न्यायपालिका में वैधिक प्रक्रिया या जुडिशियल रिव्यू को हम रखना चाहते हैं। आप हमें कुछ सजेशंस दीजिए, कुछ बताइए इसके बारे में। तो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायाधीश ने यह कहा था कि मिस्टर राव, आप अपने देश में न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मत दीजिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मत दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायाधीश मनमानी करते हैं, न्यायाधीशों के तानाशाही स्थापित हो जाती है, न्यायाधीश निरंकुश हो जाते हैं, उनके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप प्रोसीड्योर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार कीजिए, उसको लागू करिए। अब इसमें दूसरा सिद्धांत आ गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश में जितने भी शासन हैं, जितने भी संगठन, संस्था, सभाएं जो भी हैं, सब काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के सब काम करते रहते हैं। हर काम को करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। सब काम को करने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। यदि प्रक्रिया का पालन हो रहा है तो आप कुछ भी करें, सब सही है। प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। लक्ष्य मिले या ना मिले बहुत दूसरी बात है, लेकिन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और यदि प्रक्रिया का पालन करते हुए आप कोई भी काम करते हैं तो वह आपका काम सही है। गौर करिएगा, जब बॉम्बे में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, सैकड़ों लोगों को मारा था, तो एक व्यक्ति जीवित बच गया था, आतंकवादी असमल, एक व्यक्ति जीवित रह गया था और उस व्यक्ति को अंतिम समय तक फांसी की सजा मतलब फांसी पर लटका जाने के पहले तक कई साल बीत गए थे और उस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा राशि उसकी सुरक्षा के नाम पर सरकार ने खर्चा किया। प्रोसीजर का पालन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आराम से उस केस की सुनवाई किया। पहले जिला न्यायालय में केस चला, फिर उच्च न्यायालय में गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। कई वर्ष लगे, 4-5 साल बीत गए आराम से। जैसे अन्य मुकदमे चलते हैं उसी प्रकार से इसका मुकदमा चला। प्रोसीजर, प्रक्रिया को अपनाया गया। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में तत्काल 2 दिन के अंदर जिला न्यायालय ने निर्णय दे दिया, फिर उच्च न्यायालय ने तीसरे दिन दे दिया, 5वें दिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उसको फांसी पर लटका दिया। नहीं, ऐसा नहीं। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा जिस प्रक्रिया को स्थापित किया गया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप कोई भी काम करिए, आप गलत नहीं होंगे। प्रक्रिया का पालन होना है। तो वैधिक प्रक्रिया बौद्धिक मापदंड को ध्यान देता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार करता है। और भारत में प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इस प्रकार से आप देख लीजिए, कोई भी काम, जैसे इलेक्शन होना है, संविधान में कहा है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के द्वारा या निर्वाचन के द्वारा विधानसभा का गठन किया जाएगा, लोकसभा का गठन होगा, इस प्रकार से। लेकिन चुनाव कैसे संपन्न कराए जाए, इसके बारे में अनेक प्रकार के 50 प्रकार के नियम हैं। इन नियमों का पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराया जाता है। तो ये जो नियमों का पालन है, यही है प्रक्रिया का पालन करना।
तो प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई भी काम करिए, गलत आप नहीं होंगे। ये है न्यायपालिका का न्यायिक पुनर्विलोकन। दुनिया में ये दो पद्धति ही वर्तमान समय में प्रचलित हैं। कुछ देशों में वैधिक प्रक्रिया है, कुछ देशों में और अधिकांश देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसमें एक चीज और है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की जान है स्वतंत्रता, निष्पक्षता उसकी जान है। निष्पक्षता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब न्यायपालिका के में काम करने वाले न्यायाधीशों को बाह्य दबाव से मुक्त रहना चाहिए। जिस देश की न्यायपालिका जितनी स्वतंत्र होगी, उतना ही उस देश में न्यायपालिका अच्छी तरह से काम करेगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक, नियुक्ति, उनका निर्वाचन नहीं होना चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। फिर न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए। कार्यकाल मतलब कि सीमित अवधि 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा नहीं, रिटायरमेंट की एज तक उनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए। उनकी पदच्युति कठिन होना चाहिए। पदच्युति की प्रक्रिया कठिन होना चाहिए, ताकि यदि किसी नेता के विरुद्ध यदि वो डिसीजन देते हैं तो अगले दिन उनको हटा देंगे, ऐसा नहीं। पदच्युति की कठिन प्रक्रिया होने से न्यायाधीश निश्चिंत होकर के काम करते हैं। यदि उनकी अवधि लंबी है तो वो जिम्मेदारी से काम करते हैं। और उनका वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं होना चाहिए। ये न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक कम से कम ये 5 शर्तों का होना आवश्यक है। जिस देश में ये 5 चीजें हैं, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होता है, उनकी पदच्युति की प्रक्रिया कठिन होती है और उनके वेतन आदि में कटौती नहीं की जा सकती। ये 5 चीजें जहां पर पाई जाती हैं, यह माना जाता है कि उस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। यह है न्यायपालिका का चैप्टर। आपको धन्यवाद।